पास कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वंडर वॉल रेडियस। हमने कहा हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब है वो प्रॉपर्टीज जो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, उन्हें पीरियोडिक कहते हैं। हमने कहा केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे डेवलप होती हैं? बाय सर्टेन मैजिक नंबर। एक एटॉमिक नंबर का गैप है जिसके बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होनी है, जिसे 8, 8, 18, 18, 32 एस ब्लॉक और नोबल गैसेस के लिए कहा गया, 8, 18, 18, 32 पी ब्लॉक के लिए कहा गया। हमने कहा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस है, पर एटॉमिक रेडियस आइसोलेटेड एटम में नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को डिफाइन नहीं किया जा सकता इन एन आइसोलेटेड एटम। एक एटम जब अकेला है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइजली डिफाइन कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम उसको बांध के डिफाइन करते हैं। जब उसे बांधते हैं तो बांधने का तरीका है कोवेलेंट बॉन्ड, बांधने का तरीका है मेटालिक बॉन्ड, बांधने का तरीका है वंडर वॉल बॉन्ड। तो हमने कहा एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए हम कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडर वॉल रेडियस को यूज करते हैं और इनकी एवरेज से एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट होता है। जब हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं तो हम कहते हैं इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस when two atoms are bonded to each other by single covalent bond. यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एरिया ऑफ ओवरलैप इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इफेक्टिव डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। तो हमें कोवेलेंट रेडियस के लिए वो मॉलिक्यूल पिक करने पड़ते हैं जहां एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। फिर हमने कहा मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस मेटल्स के लिए यूज होता है। इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंटली प्लेस्ड कर्नल्स इन अ मेटालिक लैटिस। इसके बाद हमने वंडरवॉल रेडियस की बात की। हमने कहा वंडरवॉल रेडियस में आपके पास मॉलिक्यूल्स को क्लोजेस्ट पॉसिबल पोजीशन तक लाया जाता है। क्लोजेस्ट पॉसिबल पोजीशन के बाद दो एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम्स के डिस्टेंस का आधा किया जाता है, बट दीज एटम्स शुड बिलोंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। जब अंदर वाला रेडियस लूंगा तो कोवेलेंट रेडियस, बाहर वाला रेडियस लूंगा तो वंडरवॉल रेडियस। हमने फिर कहा कि हमारे पास वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस अगर तीनों किसी एटम के लिए जाने जाते हैं तो वंडरवॉल सबसे बड़ा है, मेटालिक उससे छोटा है, कोवेलेंट सबसे छोटा है। ये ऑर्डर लिखा था हमने? नहीं लिखा था, लिख लो। So order of radius will be van der Waal, metallic, covalent. हाँ जी जन्नत बोलिए। क्या बोल रहे हो? वो तो एक ही बात है, ये तो डिफरेंट किसी दो से डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए, सेम मॉलिक्यूल ले लिए या डिफरेंट आइटम्स ले लिए, वो एक ही बात है। वो आपने ये वाला कंसिडरेशन की थी, ये वाली नहीं की थी, बट मीनिंग इज सेम। ठीक है, हमारा पर्पस एटॉमिक रेडियस को स्टडी करना भर नहीं है, हमारा पर्पस एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को स्टडी करना है। हम एटॉमिक रेडियस पहले डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन बेसिक एम एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को स्टडी करना है, राइट? तो लिखिए वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। Atomic radius is decided by atomic radius is decided by effective nuclear charge.
effective nuclear charge, which is the difference of nuclear charge and screening constant, which is the difference of nuclear charge and screening constant. बेटा हमने कहा एटॉमिक रेडियस जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करता है. दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है एटॉमिक नंबर. अगर मेरे पास एक सर्टेन एटम है, उस एटम में आज हम जानते हैं ऐसे शेल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी थोड़ा विजुअलाइजेशन इफेक्ट देने के लिए मैं ये लिखा हूं. अब हमारे पास लेट से सोडियम का न्यूक्लियस है और उसमें 11 प्रोटॉन का चार्ज है जो उसका एटॉमिक नंबर है. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियर चार्ज 11 पॉजिटिव तीनों शेल के लिए एक बराबर है, लेकिन जो अंदर वाली शेल होगी उस पर न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होगी, उससे बाहर वाली शेल पे वीक हो जाएगी, सबसे बाहर वाली शेल पे सबसे वीक हो जाएगी. तो Z इफेक्टिव का मतलब है हाउ इफेक्टिवली न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज equal to nuclear charge, but for second, third, fourth, fifth shell it is not equal to nuclear charge. It is nuclear charge minus screening. स्क्रीनिंग क्या होती है अब हमें वो पढ़ना है. हमने स्क्रीनिंग पहले से पढ़ी हुई नहीं है, हम स्क्रीनिंग को समझ रहे हैं. स्क्रीन का सिंपल लैंग्वेज मीनिंग है पर्दा, कर्टेन. कर्टेन इज सेड टू बी द स्क्रीन. तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण एक कर्टन क्रिएट होगा. तो ये स्क्रीनिंग होगी जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आएंगे. इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के और सेकंड शेल के स्क्रीन का काम करेंगे. सो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीक. न्यूक्लियर चार्ज 11 पॉजिटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी शेल्स के लिए एक बराबर है, लेकिन इफेक्टिवनेस न्यूक्लियस की फर्स्ट शेल के लिए सबसे ज्यादा है, सेकंड शेल के लिए उससे कम है, थर्ड शेल के लिए सबसे कम है. रीजन, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं बीच वाले इलेक्ट्रॉन का कर्टेन आ जा रहा है. जैसे अभी हम क्लास में चले, मैंने जब बच्चे पीछे बैठे मैंने कहा बेटा पीछे क्यों बैठ रहे हो, तो कहा बैक बेंचर बनना है या फिर बैक बेंचर नहीं चले. अब बैक बेंचर का मतलब क्या होता है? अगर टीचर की पोजीशन यहाँ फिक्स है तो जो आप लिख रहे हैं और जो आप लिख रहे हैं मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूं. जैसे जैसे दूर जाएंगे मुझे नहीं दिखेगा. अगर हम सारे एक लेवल पे हो, मेरा पोडियम ना हो, तो जो आपका थर्ड सीट के बाद बच्चा लिख रहा होगा मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा. राइट? इसलिए आपके पास क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग हो जा रही है. तो आगे वाला स्टूडेंट पीछे वाले स्टूडेंट को स्क्रीन कर रहा है और उसको बोर्ड तक देखने में दिक्कत हो रही है. मैनी अ टाइम्स हम किसी पब्लिक इवेंट में जाते हैं, क्लास में बैठे हैं, आगे वाले स्टूडेंट को हम कंधे पे हाथ मारते हैं, साइड हो जा, दिख नहीं रहा. राइट? सो व्हाई? बिकॉज हमें स्क्रीनिंग को कम करना है. तो स्क्रीनिंग का मतलब है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज का कर्टेन. चार्ज का कर्टेन उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है. लिखे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट is the effect of electrons present in inner shell.
which decreases nuclear force of attraction, which decreases nuclear force of attraction. Screening can be regarded as curtain of negative charge, curtain of negative charge, between nucleus and outermost electron, nucleus and outermost electron. एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इनर शेल which decreases nuclear force of attraction. तो हमने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट है जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है. हमने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज कर्टेन ऑफ नेगेटिव चार्ज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो स्क्रीन या शील्ड का मतलब है न्यूक्लियर फोर्स और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की एक शील्ड बन जा रही है, एक स्क्रीन बन जा रही है. एवरी शेल विल हैव डिफरेंट स्क्रीनिंग. आपके पास सेकेंड शेल जो सोडियम का हमने बनाया उसके लिए स्क्रीनिंग कौन कर रहा है? सिर्फ फर्स्ट शेल कर रहा है, तो जो कर्टेन है वो थिन है. थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कौन कर रहा है? फर्स्ट और सेकंड दोनों शेल. तो जैसे जैसे अंदर का शेल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी. स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये तो है इस मॉडल से, लेकिन प्रेजेंट मॉडल क्या ऐसा है? नहीं है. प्रेजेंट मॉडल में हम जब ऑर्बिटल्स की शेप लिखते हैं तो शेप को गवर्न कौन करता है? एंगुलर नोड्स. एंगुलर नोड कहती हैं कितने नोडल प्लेन हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक नहीं जा पा रहा. Isn't it? L equals to 0 means कोई नोडल प्लेन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से ओरिजिनेट होगा. L equals to 1 means एक नोडल प्लेन है, L equals to 2 means दो नोडल प्लेन है. क्लियर है? अब अगर उसे मैं पर्सोनिफाई करूं, विजुअलाइज करना चाहूं, तो मैं अपनी आईज को न्यूक्लियस मान लेता हूं और आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स मान लेता हूं. तो मैंने हाथ को ऐसे रखा हुआ है, ये एस ऑर्बिटल है जिसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, ये पी ऑर्बिटल है जिसमें एक नोडल प्लेन है, ये डी ऑर्बिटल है जिसमें दो नोडल प्लेन है, ये एफ ऑर्बिटल है जिसमें तीन नोडल प्लेन है. मैं ये गैप क्यों शो कर रहा हूं? गैप इंडिकेट नोडल प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नियरली 0. इसका मतलब एस इलेक्ट्रॉन हर वक्त हर जगह है, पी का एक ऐसा स्पेस होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, डी के दो ऐसे स्पेसेस होंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एफ में तीन ऐसे स्पेसेस होंगे. तो जब आपके पास ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां जो कर्टेन होगा वो थिन हो जाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट रिलेटिवली पुअर हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल फैक्टर है, एंगुलर नोड सेकेंडरी फैक्टर है. मेरे पास सेकेंड शेल में एस का इलेक्ट्रॉन भी है, सेकेंड शेल में पी का इलेक्ट्रॉन भी है, तो पी का इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग पुअर कर रहा होगा और एस का इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग ज्यादा कर रहा होगा. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का कर्टेन जो न्यूक्लियर फोर्स को बाहर तक जाने से रोक रहा है. ये न्यूक्लियर फोर्स इसीलिए हम जब लिखते हैं Z इफेक्टिव तो हम कहते हैं Z इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा. Z इज न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर एंड सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट. Z इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्टिवली बाहर जाएगा जितनी स्क्रीनिंग कम हो जाएगी. अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम हो जाएगी, राइट। नोट कीजिए। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इवनली हर इलेक्ट्रॉन पर लगती है, ये सही नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं है। जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी। लिखिए आगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट of s orbitals is highest as they do not have nodal plane. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एस से एफ तक रेगुलरली डिक्रीज होता है। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बिना नोडल प्लेन कंसेप्ट के नहीं समझा जा सकता। एनसीईआरटी नोडल प्लेन लिखती नहीं है और स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखती है, राइट। तो दोनों चीजों में क्या होता है, जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, नोडल प्लेन की मदद से हम ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग समझाते हैं, लेकिन नोडल प्लेन के बिना हम जनरल स्क्रीनिंग समझ सकते हैं। जनरल स्क्रीनिंग इज द कर्टेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन की वजह स्क्रीनिंग इफेक्ट है। जैसे जैसे हम मूव करेंगे अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इफेक्ट में वेरिएशन आनी है। क्लियर है? लिखिएगा आगे। atomic radius is affected by screening effect. Atomic radius is affected by screening effect. It increases with increase in number of inner shell electrons. It increases with increase in inner shell electrons, right? तो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस आनी है। तो हेडिंग डालिएगा, वेरिएशन ऑफ रेडियस इन अ पीरियड, वेरिएशन ऑफ रेडियस इन अ पीरियड। On moving left to right,
on moving left to right in a period, atomic radius decreases as electrons are added in the same shell. As electrons are added in the same shell and same shell electrons have poor screening. हमने कहा जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं, सेकंड पीरियड पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक पीरियड ही सेकंड है जहां पर मेजॉरिटी सिग्निफिकेंट एलिमेंट प्रेजेंट है. सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, यहां Z की वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज होती है. एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो Z इज रेगुलरली इंक्रीज. Z इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे. इसका मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा. तो स्क्रीनिंग भी इंक्रीज हो रहा है और Z भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग का जो इंक्रीज है वो स्मॉल है इन कंपैरिजन टू Z. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल. आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं. अगर क्लास में स्टूडेंट ऐसे सर्कल में बैठे हैं, एक के पीछे एक नहीं बैठे हैं, तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट आता है वो साथ वाले स्टूडेंट पे स्क्रीन इफेक्ट नहीं डालता. राइट? आपके पास न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है. टीचर की गर्दन स्फेरिकल नहीं है ना, वो पूरी घूम नहीं सकती, तो एक ही जगह देखेगी. तो एट ए टाइम मैं तो इसको देखूंगा, इसको देखूंगा, इसको देखूंगा. लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है सभी एक्सिस. तो जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं तो स्क्रीनिंग फैक्टर बहुत स्मॉल से इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर ज्यादा से इंक्रीज होता है, इसलिए Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है. सो ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, but increase in screening is less than increase in atomic number. So Z effective increases and radius decreases. तो सबसे बड़ा अल्कली मेटल और सबसे छोटा हैलोजन होता है. हैलोजन के बाद नोबल गैसेस हैं. नोबल गैसेस को हम रेगुलर ट्रेंड में नहीं पढ़ते. उसकी वजह क्या है वो लास्ट में नोट डाल के लिखेंगे. अभी हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते. हम मेन प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट स्टडी करें. हम कह रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस डिक्रीज हो रहा है, और रेडियस के डिक्रीज होने का कारण स्मॉलर इंक्रीज इन स्क्रीनिंग एंड हायर इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर है. हम ये नहीं कह रहे कि एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है, पर हम ये कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग बहुत छोटे से बढ़ रही है. एटॉमिक नंबर तो ग्रेजुअली बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन जो स्क्रीनिंग फैक्टर है वो छोटे से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं. राइट? नोट कीजिए. हाँ जी, अभी तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. वी आर सेइंग ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, बट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय हायर वैल्यू बिकॉज स्क्रीनिंग इज स्मॉलर. अभी हम पीरियड की बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो ग्रुप की बात कर रहे हो. ग्रुप के लिए मैं अभी नहीं लिखूंगा. राइट? ग्रुप के लिए हम अलग से फैक्टर कंसीडर करेंगे. बेटा हेडिंग था वेरिएशन इन द ग्रुप. सम ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर आस्किंग. हेडिंग था वेरिएशन इन अ पीरियड, वेरिएशन इन अ पीरियड.
हमने कहा एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन की वजह क्या है? ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, ऑन मूविंग राइट टू लेफ्ट टू राइट, atomic radius regularly decreases as screening increases by smaller value, right? हमने कहा लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए रेडियस में इंक्रीज जो है वो रेडियस में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर का इंक्रीज सिग्निफिकेंट है और स्क्रीनिंग का इंक्रीज लेस सिग्निफिकेंट है, राइट? क्लियर है? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये ऑनलाइन वाले लिखा ही नहीं है 2-3 बेटा रिपीट कर रहा हूं. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कॉमा, atomic radius decreases as electrons are added in the same shell, as electrons are added in the same shell, and same shell electrons have poor screening, and same shell electrons have poor screening, right? Next factor लिखे, variation लिखे, variation in a group, variation in a group. On moving down the group, on moving down the group, there is a large increase in atomic number. There is a large increase in atomic number. And simultaneously, there is crowding in inner shell electrons. There is crowding in inner shell. There is crowding in inner shell. So screening effect increases. Screening effect increases. Hence atomic radius increases down the curve. Atomic radius increases down the curve. Right? बेटा हमने कहा हमारे पास Z भी इंक्रीज हुआ, सिग्मा भी इंक्रीज हुआ. सिग्मा का जो इंक्रीज है वो हायर वैल्यू से हुआ क्योंकि अंदर वाले शेल में क्राउडिंग हो गई. कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की 2-1, सोडियम की 2-8-1, पोटाशियम की 2-8-8-1, तो अंदर वाले शेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है. लिथियम में एक शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहे हैं, सोडियम में 2 शेल्स हैं, पोटाशियम में 3 शेल्स हैं, रुबिडियम में 4, सीजियम में 5. जैसे जैसे इनर शेल में क्राउडिंग होती जाएगी थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर्टेन बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरा हो जाएगी. कुछ बच्चे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसलिए रेडियस बढ़ रहा है, या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसलिए रेडियस कम हो रहा है. एटॉमिक नंबर पीरियड में भी इंक्रीज होता है और ग्रुप में भी इंक्रीज होता है. डाउन द ग्रुप भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 3, 11, 19, 37, 55, लेकिन यहाँ इंक्रीज जो है वो बड़ी वैल्यू से है, लेकिन सिग्मा का इंक्रीज और भी बड़ी वैल्यू से है क्योंकि अंदर वाले शेल ज्यादा हो जा रहे हैं. जितने ज्यादा शेल होंगे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उतना दूर हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी. एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाएगा. राइट? तो हमारे पास ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम atomic radius regularly increases. So atomic radius एक basic property है
जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मेरा टारगेट रहता है कि सबसे पहला काम करें, जनरल ट्रेंड्स पढ़ें, बाद में एक्सेप्शंस करें। मैं नहीं कह रहा कि एटॉमिक रेडियस सब में ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसा हमने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा कि अगर 114 एलिमेंट है, 100 ऑफ को फॉलो कर रहे हैं, 14 नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पीरियोडिक टेबल ऑफ गो पर बेस नहीं है। इसी तरह हमारे पास अगर पीरियोडिक ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस, मेजॉरिटी एलिमेंट एज इट इज शो कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएशन ऐसे नहीं। हम ये कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड and increases on moving down the group. Z is increasing in a period as well as in the group. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? स्क्रीनिंग पे कर रहा है। पीरियड में ये स्क्रीनिंग छोटे से इंक्रीज हो रही है और ग्रुप में ज्यादा से इंक्रीज हो रही है। हमें ये समझना है कि पीरियड में छोटे से और ग्रुप में ज्यादा से क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ग्रुप में अंदर वाले शेल ज्यादा होते जा रहे हैं और पीरियड में इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, राइट? वैसे तो आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल पे गेम खेलते हैं या फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, पर क्या आप लोगों ने कभी कॉइन का और मैग्नेट से भी गेम खेली है नोटबुक पे रखे? पुराने जमाने में तो ऐसा कॉमनली होता था। मैग्नेट वाज अ बिगर अट्रैक्शन फॉर अ चाइल्ड। तो पेज के नीचे एक जगह मैग्नेट रखी हुई है और ऊपर नेल रखी हुई है, और ट्राई करे कितने पेजेस तक मैग्नेट इसे संभालेगी, राइट? तो जैसे जैसे पेजेस की थिकनेस बढ़ेगी, मैग्नेट की फोर्स वीक हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, राइट? ये एक पेज की थिकनेस है, यहाँ 2 पेज की थिकनेस हो गई, यहाँ 3 पेज की हो गई, यहाँ 4 पेज की या 5 पेज की। न्यूक्लियस तो सेंटर में ही है, मैग्नेट तो नीचे ही है, और बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जैसे जैसे मैं अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अंदर वाला शेल बड़ा करता जाऊंगा, स्क्रीनिंग कम होती जाएगी और स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी और रेडियस बड़ा हो जाएगा। क्लियर टू ऑल? एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? Can we say increase in atomic number, screening constant increases? Yes बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है। लेकिन स्क्रीनिंग की वैल्यू सेम वैल्यू से नहीं बढ़ती, डिफरेंटली बढ़ती है। जब हम पीरियड के अलॉन्ग जाते हैं तो स्क्रीनिंग की वैल्यू जो है वो कम से इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप आने पे स्क्रीनिंग की वैल्यू ज्यादा से इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ? सो एटॉमिक रेडियस में हमें इतना ही समझना था। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आयनिक रेडियस। हाँ जी, जेड ग्रुप में तो बड़े से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सिग्मा ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो बढ़ा ही है ना, यहाँ पे 8 8 18 18, जबकि पीरियड में तो एक एक का इंक्रीज है, 2 3 4 5। नेक्स्ट लिखिए आयनिक रेडियस। बेटा आयन के बारे में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि आयन इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होती, इट इज ऑलवेज स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू एटम। एटम से आयन बना है, तो अब आयन के बारे में जो भी पढ़ना है वो एटम के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। हम सभी जानते हैं कि आयन के मतलब 2 चीज होती है, कैटायन और एनायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज formed by loss of electron, and anion is negatively charged species formed by gain of electron. देखिए ionic radius, it is defined as the distance from the center of nucleus, distance from the center of nucleus to the outermost charge field, to the outermost charge field
which is held by nucleus. Which is held by nucleus. बेटा एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयन इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं करते। कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए एनायन चाहिए या कैटायन को सराउंड करने के लिए कोई सॉल्वेंट चाहिए जो उसे स्टेबलाइज कर सकता है। तो आयन आइसोलेटेड होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि ये दो आयन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऑब्वियसली एक कैटायन रहा होगा, एक एनायन रहा होगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये अपने न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को होल्ड कर सकता है, वहां तक के डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहा जाता है। सो आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जहां तक वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को होल्ड कर सकता है। लिखे आगे। It is studied in two categories. It is studied in two categories. Cationic radius and anionic radius. Cations are formed, लिखा गया, cations are formed by loss of electron so their radius is smaller than atomic radius. So their radius is smaller than atomic radius. And anions are formed. Anions are formed by gain of electrons. Gain of electrons. So they are bigger than corresponding atom. Corresponding atom, कह दीजिए एटॉमिक रेडियस, हायर देन एटॉमिक रेडियस। तो बेटा हमारे पास कैटायन का रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा, एनायन का रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा। रेडियस है क्या चीज? एक शेल का बाहर का डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा, वो अंदर की तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स बढ़ गई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गई, न्यूक्लियर फोर्स उतनी ही रही, तो एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो आयनिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जब तक मुझे डिफाइन नहीं करके दिया कि वो कैटायनिक है या एनायनिक है। आयनिक रेडियस कैन बी बिगर देन एटॉमिक रेडियस, इट कैन बी स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज कैटायनिक और एनायनिक। लिखे आगे। आयनिक रेडियस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय E upon P ratio. E upon P ratio. E upon P का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। कई बुक्स इसे E upon Z या Z upon E लिख देती हैं, तो वाई से वर्सा रिलेट कर देंगे। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन के नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर। मैं E अपॉन P क्यों लिखता हूं? क्योंकि जिसकी E अपॉन P ज्यादा होगी
उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। अगर मैं z अपॉन ई लिखूंगा तो मुझे आपको इनवर्स बताना पड़ेगा कि z अपॉन ई ज्यादा होगा तो रेडियस छोटा होगा, तो चांस ऑफ एरर बढ़ जाता है। ई अपॉन पी रेशो जो है वो सिंपली एक्सप्लेन करती है कि आयोडीन का एटॉमिक रेट नंबर है 53, तो इसके पास 53 इलेक्ट्रॉन और 53 प्रोटॉन। आपने कैटायन बना दिया तो इलेक्ट्रॉन 52 हो गए और जो प्रोटॉन थे वो 53। अब 53 प्रोटॉन 52 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो वो अंदर की तरफ खींच रहे, एज अ रिजल्ट रेडियस छोटा हो जाएगा। जब ये एनायन बना तो इसका नंबर 54 हो गया, प्रोटॉन का नंबर 53 है, इसलिए रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो मेरे पास E अपॉन पी रेशो जितनी ज्यादा होगी रेडियस उतना ज्यादा होगा। लेकिन E अपॉन पी हम किसी का भी कंपेयर नहीं कर सकते, रिलेटिव स्पीशीज। जब मेरे पास सेम ही एलिमेंट की बात आ रही है और मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है कि आप बताइए एनायन बड़ा क्यों है, तो मैं कहूंगा एटम में 53 प्रोटॉन और 53 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन कह रहा था मैं बाहर जाना है, न्यूक्लियस कह रहा था मैं अंदर खींचना है, यहाँ फोर्स बराबर थी। एनायन बना तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो एनायन में इलेक्ट्रॉन की पावर डोमिनेट कर गई, न्यूक्लियर फोर्स वीकर हो गई, रेडियस फैल गया। कैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर छोटा हो गया, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गई, इसलिए रेडियस छोटा हो गया। तो मेरे पास कैटायन का रेडियस जो होता है वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा और एनायन का रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा। मैंने आयोडीन इसलिए सिलेक्ट किया है कि अकेला एलिमेंट है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों बनते हैं। नॉर्मली नॉन मेटल में एनायन बनता है और मेटल में कैटायन बनता है। अगर मैं सोडियम बोलता तो सिर्फ सोडियम कैटायन होता, अगर मैं लिथियम बोलता तो सिर्फ लिथियम कैटायन होता, मैं क्लोरीन बोलता तो क्लोरीन सिर्फ एनायन होता। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये आसानी से कैटायन और आसानी से एनायन बनाता है, इसलिए मैंने आयोडीन को सिलेक्ट किया। नोट कीजिए, नोट कीजिए सभी। आयोडीन जो है वो फ्रीक्वेंटली फॉर्मिंग कैटायन और एनायन के लिए अकेला एलिमेंट है। बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कैटायन और एनायन ऑक्सीडेशन नंबर बनाते हैं, आयंस नहीं बनाते। एक अलग टर्म होती है, चार्जेस होते हैं जिसे ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश आयंस हैं वो आयोडीन के कैटायन और एनायन दोनों। बेटा ऑनलाइन वालों कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर दिया करो। आप चैट में लिखते हैं तो चैट यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है मेरे पास से, मुझे देखने में टाइम ज्यादा लगता है, मुझे हैंड रेज दिख जाता है। हाँ जी मनराज बोलिए। क्लास में हमने जो पढ़ा था तो ये कि अगर ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कॉपी नहीं है और तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिससे आयतन कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो एटम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? बोला था ना बेटा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो न्यूक्लियर पुल वीक हो जा रहा है, बाहर वाली फोर्सेस बढ़ रही हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रहा है और रेडियस बड़ा हो जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्शन होगी। बाकी 10th में क्या पढ़ाया गया उसको मैं एज इट इज नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कभी 10th नहीं पढ़ाई। इन माय होल टीचिंग करियर नेवर टॉट 10th, मुझे पता नहीं 10th में क्या पढ़ाया गया। हाँ बच्चों से ही पता चलता है हमने ये पढ़ा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन
ऐसी चीज कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, बच्चे समझ लेते हैं। कई बार मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे कहते हैं सर आपने ऐसे पढ़ाया था, मैं शॉक हो जाता हूं, मैंने तो पढ़ाया था, राइट। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्स वीकर होगी, तो रेडियस हमेशा ही ज्यादा होगा, चाहे वो ऑक्टेट की वायलेशन हो रही हो, चाहे वो ऑक्टेट की वायलेशन ना हो रही हो। ये स्टैंडर्ड रूल है, क्योंकि एनायन बनाने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, मैं प्रोटॉन ऐड नहीं कर रहा। तो मैं प्रोटॉन ऐड नहीं कर रहा तो न्यूक्लियर फोर्स वीक होगी और रेडियस बड़ा हो जाएगा। हाँ जी मनराज। राइट। बेटा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफलाइन क्लास की हो रही है नहीं हो रही है? सबकी हो रही है बेटा। जूम पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं। जब मैं यहाँ अपने क्लासरूम में आ जाता हूँ तो मेरा अपना कैमरा है जो HD क्वालिटी रिकॉर्ड करता है, तो मुझे जूम पे नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसकी क्वालिटी बुरी होती है। सो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन अपने कैमरे के जरिए चल रही है, राइट। सो हियर वी हैव अ कैटायनिक रेडियस व्हिच इज स्मॉलर। देख लो लड़के कर भी गया नहीं कर गया, ये मैं सोच रहा हूँ कर चल रही है, हाँ चल रही है, राइट। तो हमारे पास कैटायन का रेडियस छोटा होता है और एनायन का रेडियस बड़ा होता है। उसकी वजह इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, क्योंकि एटम का रेडियस किसने डिसाइड करना है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है करना। न्यूक्लियर सेंटर में है, उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचना है, राइट। कैटायन और एनायन के रेडियस में बेटा इतना फर्क आ जाता है कि जब हम 11th 12th लेवल पर बढ़ते हैं आयनिक रेडियस, तो रेडियस ऑफ सीजियम आयन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन। कोई कंपैरिजन नहीं है। सीजियम जो है वो 6th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में है, जो बहुत बड़ा है। ऑक्सीजन जो है 2nd पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में है, जो बहुत छोटा है। लेकिन ये एनायन है, ये एटम नहीं है। ये कैटायन है, ये एटम नहीं है। इसलिए एटॉमिक रेडियस ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहे, आयनिक रेडियस फॉलो हो रहे। तो आयनिक रेडियस के ट्रेंड में वेरिएशन बहुत बड़े लेवल पर आती है। कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस एंड एक्सपेंशन इन रेडियस सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है। इसलिए हम आयनिक रेडियस को एटॉमिक रेडियस के बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा। इन केस ऑफ isoelectronic species, in case of isoelectronic species, ionic radius can be compared by E upon P ratio. E upon P ratio. तो आयनिक रेडियस कहां कहां कंपेयर किया जा सकता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में या सेम एटम के कैटायन और एनायन। यूनिवर्सल नहीं कर सकते कि सीजियम और ऑक्साइड में कंपेयर कर रहे हो। इट इज जनरली कंपेयर्ड इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बलू आप बता सकती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? Very good. Different elements with same number of electrons are called isoelectronic species. अब क्योंकि हमें बताया गया अभी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, इसका इन सबका सेम है। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन, एल्यूमिनियम कैटायन। नाइट्रोजन में इन 10 इलेक्ट्रॉन को 7 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12 और एल्यूमिनियम में 13। जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा था, यहाँ प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ा नाइट्राइड आयन, फिर ऑक्साइड आयन, फिर फ्लोराइड, फिर सोडियम, मैग्नीशियम और
अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं स्कूल में या एंट्रेंस में, वो आपको इन 3 आयंस के रेडियस पूछेंगे, 2 के दिए होंगे, तीसरे के बारे में प्रिडिक्ट करने को बोलेंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऑर्डर है। अगर मुझे नाइट्राइड और फ्लोराइड का दिया है और ऑक्साइड पूछा है, तो इसका रेडियस दोनों के बीच में होना चाहिए, ना उससे छोटा हो सकता है ना उससे बड़ा हो सकता है। तो जो ऑप्शन दोनों के बीच में है वो आंसर है। अगर मुझे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिए हैं तो फ्लोरीन का रेडियस दोनों से छोटा होना चाहिए। तो जो ऑप्शन बीच में होगी, जो ऑप्शन बड़ी होगी, वो सब कैंसिल हो जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आयनिक रेडियस जो है वो E अपॉन P रेशियो पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। E अपॉन P जितना बड़ा होगा रेडियस उतना बड़ा हो जाएगा, E अपॉन P जितना छोटा होगा रेडियस छोटा हो जाएगा। नोट कीजिए। हाँ जी अक्षत बोलिए, क्या पूछना है? और वो पहले लास्ट वाली चीज वाली एग्जांपल का ओके राइट। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस एक ट्रू पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जहां पे मैं अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप बात कर सकता हूं। आयनिक रेडियस में मैं ऐसी बात पूरी तरह नहीं कर सकता। हाँ, अगर सारे कैटायन हैं तो बोल सकता हूं डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का पैटर्न फॉलो होगा। सारे एनायन हैं तो मैं कह सकता हूं, या मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कंपेयर कर सकता हूं, या मैं आयनिक सॉल्ट और एटम में कंपेयर कर सकता हूं। क्या कहना चाहता हूं, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सबको पता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैटायन है, क्लोरीन एनायन है। तो अगर आपसे पूछ लें सोडियम क्लोराइड में सोडियम का रेडियस उसके एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में क्या होगा, सो नाउ यू कैन वेरी वेल एक्सप्लेन इट, इट वुड बी एटॉमिक कैटायनिक रेडियस, तो ये छोटा होगा, राइट। तो क्वेश्चन कैसे दिया जाता है कि सोडियम के लैटिस में सोडियम का रेडियस x एंगस्ट्रॉम है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, इट वुड बी लेस देन x और ग्रेटर देन x। तो हमें पता है कि सोडियम एक मेटल है, जब वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का रेडियस सोडियम एटम से छोटा होगा, और क्लोराइड आयन में क्लोरीन का रेडियस क्लोरीन एटम से बड़ा होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैटायन है और क्लोरीन एनायन है। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट इज जनरली आस्क्ड इन आयनिक रेडियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ये 3 नामों से पूछी जाती है, 3 एक्सप्रेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तीनों एक ही चीज है। नोट कीजिए। अभी मैं आपको एक एक करके टर्म जनरल बता रहा हूं, डेफिनेशन है लिखवा रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी जैसा पता ही है, इसी की हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड कहां से लिया गया, जब हम +1 में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे
थर्मोडायनेमिक्स का होता है हीट चेंजेस को स्टडी करना। तो हीट चेंज को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल टूल का नाम एंथैल्पी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। उसको डेल्टा एच आई, डेल्टा इज द चेंज, एच इज द सिंबल ऑफ एंथैल्पी, आई इज द सिंबल फॉर आयनाइजेशन। तो इस चैप्टर को जनरलाइज करने के लिए, इंटर डिसिप्लिनरी बनाने के लिए, यहां से पढ़े हुए कंसेप्ट को थर्मोडायनेमिक्स पे सारे पे लगाने के लिए इसकी जगह ये सिंबल यूज कर लेंगे। जब तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ रहे हैं हम मेनली आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड ही पढ़ते हैं, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी उसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये टर्म आपने पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एनर्जी जनरेट करते हैं एटॉमिक लेवल की चीजों के लिए। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल which must be applied to ionize any atom। क्लियर हो गया? आयनाइजेशन एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। आयनाइजेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, isn't it? आयनाइजेशन मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब आयन दो तरह के, कौन कौन से? कैटायन और एनायन। आप तनिषा बताइए कैटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है? फाइन, इन दोनों में से किस प्रोसेस का पहले होना जरूरी है, कैटायन या एनायन? या दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? कैटायन, वेरी गुड। क्योंकि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? अब इलेक्ट्रॉन मंडी में बिकने वाली चीज तो है नहीं, सोडियम बाइक्लोरीन तुझे चाहिए, चल लेके जो देते हैं। तो एक एटम पहले इलेक्ट्रॉन देगा तब दूसरा एटम देगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टूडेंट? बिकॉज माय एक्सपीरियंस इज जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर आप पूरा कर चुके होंगे तो आयनाइजेशन से मिलती जुलती 2-3 टर्म पढ़ चुके होंगे, तो आप कंफ्यूज हो गए इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है, एनर्जी देनी है या लेनी है। तो आपको समझ में आए कि जब भी आप कंफ्यूज हो, गो टू द फंडामेंटल्स। आयनाइजेशन वर्ड सेज फॉर्मेशन ऑफ आयन। कैटायन के बने बिना एनायन नहीं बनाया जा सकता। कैटायन इंडिपेंडेंटली बनाया जा सकता है क्योंकि एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकालना। अब वो इलेक्ट्रॉन संभालूंगा तो हो नहीं, देना तो किसी को पड़ेगा ही, लेकिन पहले मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। इसलिए आयनाइजेशन मींस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालकर कैटायन बनाना। राइट, लिखिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। It is the amount of energy. It is the amount of energy required to remove. It is the amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom, an isolated gaseous atom in its ground state, in its ground state. अभी यहां पर किन किन वर्ड्स पे फोकस है? सबसे पहले ये एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनर्जीज रिक्वायर्ड और एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। तो आपको एनर्जी रिलीज और एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मुझे एटम को देनी पड़ेगी और कौन सी चीज एटम रिलीज करेगा। जो भी एनर्जी देनी पड़ती है उसका पॉजिटिव साइन होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। सेकंड, फ्रॉम एन आउटरमोस्ट ऑर्बिट।
मैंने कहीं नहीं लिखवाया फ्रॉम एनर्जेटिक ऑर्बिटल, राइट। इसका मतलब क्या है, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे किया कि 4s पहले भरी 3d बाद में भरी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, 4s से, क्योंकि 4s आउटर मोस्ट है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। थर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट और गैसियस एटम। आपके पास जब तक एटम गैसियस फॉर्म में नहीं है तब तक उसे दी जाने वाली एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, राइट। कारण जब एक एटम सॉलिड फॉर्म में, सोडियम मेटल है सॉलिड है, आयरन मेटल है सॉलिड है, जब वो सॉलिड होगा तो पहले जो एनर्जी जाएगी वो क्या करेगी, एटम को आइसोलेट करेगी। तो जो एनर्जी आप दोगे वो एटम को डिसलॉज करने के काम आएगी, एटम को लैटिस से बाहर निकालने काम आएगी। सो वी रिक्वायर एनर्जी इन गैसियस स्टेट। एंड द लास्ट वन इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, आपने बोर मॉडल में पढ़ा, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए पहले वो एनर्जी गेन कर चुका था ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में आने के लिए। तो जो आप आयनाइजेशन एनर्जी दोगे वो लेस देन एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी होगी। समझ लो, रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपके पास एक ये लैटिस है, लैटिस का मतलब होता है सॉलिड। यहां पर एटम जो है वो आयरन 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 आयरन, बहुत सारे एटम पड़े। जब आप बाहर से एनर्जी फोटोन दोगे तो सबसे पहले वो एटम को दूसरे एटम से अलग करेगा और उसे गैसियस स्टेट में लाएगा। दिस एनर्जी इज नॉट आयनाइजेशन, दिस इज सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। This is not ionization, this is sublimation from solid to gas. अब यहां पर उसके पास इलेक्ट्रॉन उसकी अलग अलग शेल में, अब लेट से ये उसकी ग्राउंड शेल है, जो आयरन के केस में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। आप यहां पर इसको एनर्जी दोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, यहां कहीं पड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी, क्योंकि पहले ही एनर्जी यहां से यहां जाने के लिए एब्सॉर्ब कर चुका है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिटल फ्रॉम गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे वर्ड्स एंट्रेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए सिर्फ डेफिनेशन चाहिए। ये एनर्जी किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट होती है। एक मोल एटम को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इतना सा काम है स्कूल के लिए, लेकिन एंट्रेंस के लिए 4 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। एक, मैं इसको दे रहा हूं, इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी है। 2, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को दूंगा। 3, मैं गैसियस स्टेट में दूंगा, सॉलिड में नहीं दूंगा। और 4, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा है तब उस एनर्जी को आयनाइजेशन कहूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहूंगा। क्लियर टू ऑल? समझ रहे? हाँ बोलो। बेटा ग्राउंड स्टेट और आउटर मोस्ट जो है वो दोनों सेम चीज है, आप उन्हें अलग मान रहे हो, राइट। आपके पास आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d6 4s2। मैं इसे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। अगर आपने इसकी जगह लिखा Fe आर्गन 3d6 4s1 6s1, इसको मैं एक्साइटेड स्टेट कहता हूं, राइट। मुझे आपकी बात से लगा आप ग्राउंड स्टेट फर्स्ट शेल को सोच रहे हो, राइट। ग्राउंड स्टेट का मतलब एलिमेंट अपनी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर निकालना है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी।
राइट। अगर ये यहां पर चला गया और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। क्लियर हो गया? तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसको ऐसे लिखा जाता है, m गैस गिव राइज टू m कैटायन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? श्योर। आप में से कोई बता सकता है आइंस्टाइन का कंसेप्ट क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? कौन सी खास चीज थी जो उसने प्रूव की थी? फिर तो 11th में तू आया ही नहीं है, तो तेरी 10वीं तक की जनरल नॉलेज है। आइंस्टाइन बाबा अपने घुंघराले बालों में E=mc² के लिए जाना जाता है, राइट। वो हर कार्टून नेटवर्क में दिखाते हैं घुंघराले बालों वाला बाबा आ गया, E=mc² घूम रहा है। भाई 11वीं में क्यों पढ़ाया, राइट। ये तो मोटू पतलू में भी दिखाते हैं, छोटा भीम में भी दिखाते हैं, टॉम एंड जेरी में भी दिखाते हैं, मैंने क्या दिखाया? हाँ जी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वी हैड लर्न्ड। हमने सीखा पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन वाज प्रूव्ड बाय आइंस्टाइन। उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करेगा। अब ये टर्म मैं यहां उठा के क्यों लाया? सोडियम तो 1 पॉजिटिव कैटायन था, पर क्या आयरन 1 पॉजिटिव कैटायन होता है? कौन सा चार्ज पड़ा आपने आयरन पे? 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। मैग्नीशियम पे क्या पड़ा है? 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम पे क्या पड़ा है? 3 पॉजिटिव। अब मैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे स्टडी करूं, राइट? क्या मैं एक फोटोन देके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? आइंस्टाइन ने कहा नहीं भाई, गलती हो रही है। अब यही एंट्रेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि अगर मुझे पॉलीवेलेंट आयन बनाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देनी है, राइट? लिखिएगा आगे, ये नोट कर लिया ना? बस ये ब्लू लाइन ही करनी थी, तो मैंने एग्जांपल ही दिया था। हाँ जी, कोई पूछना चाह रहा है ऑनलाइन क्लास से? Yes, sir. So please repeat करने के लिए आपने जब आइंस्टाइन बेटा मैंने कहा कि आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन हैड प्रूव्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ही इंटरेक्ट करेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के मोनोवेलेंट कैटायन बनाते हैं? मैंने कहा नहीं, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट बनाते हैं। इसका मतलब है मैं 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल फोटोन से नहीं निकाल सकता। तो अभी मैं एक ट्रेंड पढ़ने जा रहा हूं, एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहा हूं जिसमें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए मुझे टर्मिनोलॉजी क्या यूज करनी है वो पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, और क्लियर है? Yes, sir. Thank you. ओके, लिखिएगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ polyvalent cations, for the formation of polyvalent cations, we have to provide successive ionization enthalpy. We have to provide successive ionization enthalpy. That is the amount of energy required to remove successive electrons. Right? तो हमारे पास एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए उसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो हमने कहा अगर हम एक एटम ए को ट्राइवेलेंट कैटायन बनाना चाहते हैं
तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी 1 देंगे, डेल्टा IH1, 1 मींस पहला इलेक्ट्रॉन, डेल्टा IH2 मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन, डेल्टा IH3 मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम किसको देंगे? न्यूट्रल गैसियस एटम को। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये क्या बन गया? कैटायन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? मोनोवैलेंट कैटायन को, ये क्या बन गया? डाइवैलेंट कैटायन। तीसरी एनर्जी किसको देंगे? डाइवैलेंट कैटायन को, और ये क्या बन गया? ट्राइवैलेंट। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड किया और ये इक्वेशन बन गई, तो A3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो हमने कहा अगर कोई कहता है इट इज 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा HI, इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज डेल्टा HI1, डेल्टा HI2, डेल्टा HI3। ये तीनों एनर्जी कभी भी किसी भी एटम के लिए सेम नहीं हो सकती, राइट? हमारे पास, रूपम आप बताइएगा, ए और ए पॉजिटिव में से कौन छोटा है? और ए पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव में से 2 पॉजिटिव। दिस इज व्हाई वी से दीज एनर्जीज आर डिफरेंट। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं न्यूट्रल एटम को एनर्जी दे रहा हूं, वो कम होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1 पॉजिटिव कैटायन को दे रहा हूं, वो ज्यादा होगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 पॉजिटिव को दे रहा हूं, वो और भी ज्यादा होगी। Successive ionization energy is always higher irrespective of any element. तो डेल्टा H1 is less than डेल्टा H2 is less than डेल्टा H3। मैंने यहाँ आई दोबारा इसलिए लिखा कि आर्टिकल ऊपर वही चल रहा है, राइट? तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ये रहेगी। ये केमिस्ट्री के कुछ गिने चुने एक्सप्रेशन है जिसमें हम ऑलवेज लिख सकते हैं, नहीं तो हम हमेशा क्या कहते हैं? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, राइट? बट यहां पर नो एक्सेप्शन। चाहे वो एलिमेंट हीलियम हो, नियॉन हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, किसी भी एलिमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा छोटे एटम में से निकालूंगा, छोटे आयन में से निकालूंगा। रेडियस छोटा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे दिक्कत आएगी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कंसेप्ट कहता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अगर 2 पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हो तो डेल्टा HI1 प्लस डेल्टा HI2 लगेगा। 3 निकालना चाहते हो तो 1 2 3 लगेगा। 4 निकालना चाहते हो तो 1 2 3 4 लगेगा। क्लियर है? नोट। कुछ ना कुछ मल्टी कलर का मतलब है रेड कलर, ब्लू ब्लैक तो दिखते ही नहीं है, नहीं? तुम्हारा क्या नाम है? तवन्या, ओके। 2 दिन से तो कोशिश कर रहा, फोन नहीं मिल रहा। तेरा फोन आता है, मिलता नहीं, कनेक्ट नहीं मिलता। क्लास का मुझसे बात करती नहीं, क्या बात करनी थी ना? इससे पहले ना लिखा था। ओके, मल्टी कलर कहाँ है तेरे? रेड कलर क्यों नहीं है तेरे पास? हेडिंग और ऐसे एक्सप्रेशन रेड कलर से लिखो ताकि क्विक रिवीजन हो जाए, है नहीं?
हाँ जी मनराज बोलिए, क्या पूछना है? किसी आदमी को आइंस्टाइन करने के लिए हम एक बार में एक को क्या कह रहे हो? एक आइटम, मुझे आधी बात तो समझ आई, उसके बाद रूट की बराबर। किसी आदमी को आयनाइज करने के लिए हम साइमल्टेनियसली एक को नहीं दे सकते, यही तो आइंस्टाइन कंसेप्ट है। वो कहता है कि एक सेम इलेक्ट्रॉन पर या सेम एटम पर एक साथ एक से ज्यादा फोटोन नहीं टकरा सकते, सक्सेसिवली आएंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा फोटोन आएगा, फिर तीसरा फोटोन आएगा। हाँ जी मनराज। बेटा हमने कहा कि एक साथ सारे फोटोन सेम एटम पे स्ट्राइक नहीं कर सकते। पहले एक एनर्जी फोटोन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, फिर दूसरा फोटोन आएगा, फिर तीसरा फोटोन आएगा। डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन सेम सरफेस पे कैसे टकराएंगे? क्योंकि पार्टिकल नेचर है, वो एक के ऊपर एक टकराएंगे, क्योंकि सेम स्पेस एक से ज्यादा पार्टिकल शेयर नहीं कर सकते। एक गैसियस सैंपल को दे सकते हो, लेकिन उससे वो अलग अलग एटम के पास जाएंगे। सेम एटम को देने के लिए आपको एक के बाद एक एनर्जी फोटोन देने पड़ेंगे। राइट। तो हमारे पास जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं इस टॉपिक पर, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जितने एटम सैंपल में होंगे सारे 1 पॉजिटिव बनेंगे। जितनी एनर्जी बचेगी उतने एटम 2 पॉजिटिव बनेंगे। अगर एनर्जी 2 पॉजिटिव के लिए भी सफिशिएंट है तो सारे 2 पॉजिटिव बन जाएंगे, फिर जो बचेगी वो 3 पॉजिटिव चले जाएगी। तो हमारे पास एक सैंपल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, पहले वो सारे 1 पॉजिटिव बनाएंगे, फिर वो 2 पॉजिटिव बनाएंगे, फिर वो 3 पॉजिटिव बनाएंगे। हमने कहा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। चाहे वो एलिमेंट सोडियम पोटाशियम जैसा रिएक्टिव हो, चाहे वो एलिमेंट हीलियम नियॉन आर्गन जैसा इनर्ट हो, आयनाइजेशन एनर्जी इज always increasing from ionization energy 1 to ionization energy 3 for every element, क्योंकि उसमें एलिमेंट का कोई रोल ही नहीं है। हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आयंस को देते हैं जो एटम से छोटे होते हैं। तो हम पहली आयनाइजेशन एनर्जी एक न्यूट्रल एटम को दे रहे हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 1 पॉजिटिव को दे रहे हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 2 पॉजिटिव को दे रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। बताइए, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। Ionization energy is inversely proportional to atomic radius. As it is easy to remove electron, as it is easy to remove electron from bigger size atom, as it is easy to remove electron from bigger size atom, right?
तो जितना रेडियस ज्यादा होगा आयनाइजेशन का एफर्ट कम लगाना पड़ेगा. इट विल बी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. सेकेंड लिखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट. हाँ जी बताइए. स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी. स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा, न्यूक्लियर फोर्स पुअर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग. आयनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to screening. As electrons are as electrons can be easily removed if screening effect is higher. If screening effect is higher. थर्ड लिखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. थोड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू effective nuclear charge as electrons will be held tightly, as electrons will be held tightly right? देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्ट लगभग एक दूसरे से मिलती हुई चीजें, एक दूसरे को एक्सप्लेन करती है. हम इन तीनों को अलग अलग फैक्टर अभी तक जो हमने नॉलेज एक्वायर किया उसके बेस पे नहीं देख सकते, लेकिन जब हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे आइटम आएंगे जिनमें जेड इफेक्टिव जो होगा वो भी ज्यादा होगा और स्क्रीनिंग भी ज्यादा होगी, रेडियस बड़ा होगा. जेड इफेक्टिव बड़ा होने के बावजूद रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी. राइट. तो हमारे पास उन फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखवाए. राइट. तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में मल्टीपल फैक्टर्स लगते हैं. आज हम पहली बार इन सारे ट्रेंड्स को पढ़ रहे हैं. मैं अगली क्लास में उम्मीद करूंगा कि आप सब ये सब पढ़कर आएंगे और हम एक दूसरे से क्रॉस डिस्कशन कर पाएंगे. फिर हम एक्सेप्शंस लिखेंगे. राइट. एक्सेप्शंस के लिए सबके पास एक अलग कलर पेन होना चाहिए कि आप उसको लिखिए कि हाँ भाई ये एक्सेप्शन है, इसका ध्यान रखना है. जनरल ट्रेंड वही है जो हमने आज पढ़ा है. राइट. तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट. नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ फैक्टर, पेनिट्रेशन इफेक्ट. पेनिट्रेशन इफेक्ट. It is the ability of an electron, it is the ability of an orbital to move closer to nucleus, to move closer to nucleus. Higher is the penetration effect, higher is the penetration effect, higher is the ionization energy.
बेटा जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। इसको भी आपने कहा देखा था श्रोडिंगर के ग्राफ में, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नंबर ऑफ पीक्स आर हायर फॉर एस, लेसर फॉर बी, लेसर फॉर डी, लीस्ट फॉर एफ। इसका मतलब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक जा सकती है। तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होती है। जब आपने ग्राफ पढ़े एस ऑर्बिटल के, तो आपने कहा साई का ग्राफ हमेशा मैक्सिमा से स्टार्ट होता है। मैक्सिमा का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो एस ऑर्बिटल वो होती है जिसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक आ सकती है। पी ऑर्बिटल उससे दूर होगी, डी ऑर्बिटल उससे दूर होगी, एफ ऑर्बिटल सबसे दूर होगी। तो जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। राइट, लिख लीजिए ऑर्डर। लास्ट फैक्टर लिखिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस half filled and fully filled configurations, half filled and fully filled configurations are more stable so ionization energy is higher from stable configurations, higher from stable configurations. Ionization energy is higher from stable configuration. तो अगर किसी एटम के पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड स्टेबिलिटी है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, दैट विल बी मोर स्टेबल। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, नोट डाल के लिखेगा, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी depends upon combination of these factors. नोट डाल के इसलिए लिखवाया है कि वही बात, जैसे जैसे आप थोड़ा मैच्योर होंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे, तो थोड़ी कंफ्यूजन भी बढ़ेगी। इनिशियली कंफ्यूजन बढ़ती है क्योंकि हमारा थॉट बढ़ता है ना? कि हमें लगता है पहले कहा था रेडियस बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अभी रेडियस भी बढ़ा और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। तो उसकी वजह क्या है? हो सकता है उसके कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गई, हो सकता है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा दिक्कत आ रही हो, जेड इफेक्टिव बढ़ गया हो। रेडियस तो बढ़ा पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ा, तो एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। उनमें से जो फैक्टर डोमिनेट करेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जो हमने यहां पर लिखे हैं। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, ट्रेंड इन सेकेंड पीरियड, ट्रेंड इन सेकेंड पीरियड। जन्नत अभी डाउट लेता हूं, पहले ऑर्डर लिखवा दो। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ionization energy increases
due to decrease in atomic radius. Ionization energy of beryllium is higher than boron and nitrogen is higher than oxygen. Although atomic radius of beryllium and nitrogen is more than boron and oxygen, थोड़ा हमारे पास एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लिथियम टू फ्लोरीन रेगुलरली डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी हम उम्मीद कर रहे थे रेगुलरली इंक्रीज हो, लेकिन एक्चुअल जो ऑर्डर आया वो जिगजैग हो गया। लिथियम से बेरिलियम की तरफ, लिथियम से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बेरिलियम से बोरॉन की कम है। फिर बोरॉन से कार्बन ज्यादा है, कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा है, पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है, और फिर फ्लोरीन ज्यादा है। तो एक तरीका तो ये था, हम कहते हैं दैट आयनाइजेशन एनर्जी है इर्रेगुलर ऑर्डर, इट इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस। दूसरा तरीका था, हमने याद रखने के लिए कह दिया, आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन with an exception of beryllium and nitrogen. So it is more comfortable for us कि हम उसे याद रख पाए। तो हमने कहा बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेरिलियम के पास 2s2 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल को स्ट्रांगली स्क्रीन करेगा, तो p का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मींस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, फिर भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रेगुलर नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इर्रेगुलर है ड्यू टू एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। नोट कीजिए। हाँ जी जन्नत बोलिए। जन्नत कंप्लीट और इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची मुझ तक, स्लोली समझाइए। बेटा नोबल गैसेस के अलग बिहेवियर आएंगे, उसको एक्सक्लूड इसलिए किया है कि हम मेन ऑर्डर में उसे मिलाना नहीं चाह रहे। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई है, उनका एटॉमिक रेडियस में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और वंडरवॉल रेडियस की वजह से रेडियस बहुत बड़ा है, तो हम आयनाइजेशन एनर्जी को रेडियस के साथ उसके केस में नोबल गैस में कंप्लीट नहीं करना चाह रहे। देखो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं जिनमें सिग्निफिकेंट चेंज होता है।
हमने जब अल्कली मेटल भी पढ़े तो लिथियम तो सीजियम पढ़ा, फ्रेंशियम नहीं पढ़ा, क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंट नहीं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज रिपीट कर दो, ये बोलो। बेटा हमने कहा व्हेन एलिमेंट हैज हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, it is difficult to remove electron. As a result, ionization energy is high. तो जिस एटम के पास जितनी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। ये लिखा हाफ फिल्ड है, नहीं आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर फ्रॉम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ना। अगर एटम अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। तो दिक्कत तो कब आएगी, जब आयनाइज, जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो हमने कहा नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। राइट, ग्राफ जब बनाएंगे तो ध्यान से बनाइएगा, कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, वैसे तो बना चुके हैं आप लोग, फिर भी दोबारा समझा देता हूं। यहाँ ये लाइन देखिए, ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ऊपर होना चाहिए, ये ना हो कि आपने कार्बन से नीचे बना दिया, राइट। ये बेरिलियम जो बोरॉन जो है वो लिथियम से ऊपर होना चाहिए, राइट। आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की लिथियम से ज्यादा है, बोरॉन की लिथियम से ज्यादा है और ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा है, राइट। क्विकली दो लाइन लिख लेते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखा क्लास को खत्म करने से पहले। लिखे, नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, so its ionization energy is more than oxygen. कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर नेक्स्ट एलिमेंट पे लगता है, सब पर नहीं लग सकता। आप ये नहीं कह सकते नाइट्रोजन स्टेबल है तो फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगा। इट इज ओनली ऑन सक्सेसिव एलिमेंट, क्योंकि उससे आगे जाऊंगा तो रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, तो रेडियस का पैरामीटर डोमिनेट कर जाएगा। आगे लिखिए, when we compare beryllium and boron, when we compare beryllium and boron, then it is easy to remove one electron from p subshell, then it is easy to remove one electron from p subshell as it has poor penetration and experience higher screening from fully filled S configuration, and fully filled higher screening from fully filled S configuration, right? इस सारे